मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या हमने 75 तक कंप्लीट किए था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 76 से स्टार्ट करेंगे और ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर प्रश्न संख्या 76 से शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्नवत उद्देश्य हैं। पहला है सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। दूसरा है सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा में 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। तीसरा है सन 2010 तक की सभी बच्चों कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। चौथा है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। पांचवा है 2010 तक के विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। अगला है प्रश्न संख्या 77, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग क्या प्रावधान है। तो उत्तर है विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्रचार की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 78, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या है। तो उत्तर है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। पहला है शासन की कमजोरी नीति, ठीक है, जो कमजोर नीति थी। दूसरा है राजनीतिक कठिनाइयाँ थी। तीसरा है प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव। चौथा है ग्रामीण शहरी क्षेत्र में विकास की विभिन्नता। पांचवा है शिक्षकों का अभाव। छठवां है अपव्यय व अवरोधन, ठीक है। और सातवां है आंकड़ों में विभिन्नता। आठवां है भौगोलिक कठिनाइयाँ। नौवां है शिक्षण का निम्न स्तर। 10वां है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। इनको जो है एक एक लाइन लिख देंगे। एक एक लाइन इसमें लघुत्तरी में लिखना ही नहीं, केवल हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर है इस कार्यक्रम की रणनीतियां हैं। पहला है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना। दूसरा है विद्यालय की प्रभावकारिता को बढ़ाने पर बल देना। तीसरा है व्यक्तिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना। चौथा है सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल देना। पांचवा है अध्यापक दक्षता में वृद्धि, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो ऐसे ही बता सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना, बच्चे का विकास करना, ठीक है, सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे विद्यालय जा कर के अपना अध्ययन कर सकें। तो ये सभी सर्व शिक्षा अभियान का है, ठीक है। अच्छा नागरिक तैयार कर सकें। तो यहाँ पर आइए पहले देखते हैं उत्तर दिए गए हैं। पहला है इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। दूसरा है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है कि नामांकन करने बस काम पूरा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तीसरा है यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। चौथा है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है।
पांचवा है, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा करके की जाती है। प्रश्न संख्या 81 है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके। प्रत्येक छोटे छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 82, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है? तो उत्तर है, प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक तथा बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 83 है, छात्र वृद्धि विवरण योजना क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। अगला है प्रश्न संख्या 84, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो उत्तर है, समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संसाधनों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है प्रश्न संख्या 85, मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिनके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी हो। प्रश्न संख्या 86 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था? तो उत्तर है, बनारस संस्कृत कॉलेज सन 1991 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से खोला गया था। प्रश्न संख्या 88 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है 2 फरवरी 1935 को प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 89 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति की घोषित की। अगला है प्रश्न संख्या 90, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्लेटो का है। प्रश्न संख्या 91 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष के प्रारंभ में होती है। प्रश्न संख्या 92 है, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 11 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? तो उत्तर है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। प्रश्न संख्या 93 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? तो उत्तर है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है की गई थी। अगला साथियों प्रश्न संख्या 94 पूछा गया है कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? तो उत्तर है, यह योजना 1889 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 है, SOPT का पूरा नाम लिखिए। तो स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। प्रश्न संख्या 96 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, दूसरा है लघु औजार किट,
तीसरा है गणित किट और चौथा पांचवा है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अगला है साथियों प्रश्न संख्या 97 और पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। ठीक है, ये जो है आर्टिकल में भी लिखा गया है कि जो 14 वर्ष के नीचे हैं उनको बाल श्रम नहीं कराना है। वैसे तो 18 साल है, लेकिन जो कल कारखाने हैं जो वहाँ पर ज़्यादा जोखिम है वो जो है वहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं छोटे बच्चों को। ठीक है, जो 14 वर्ष से नीचे हैं। प्रश्न संख्या 98 है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार कार्य को व्यावहारिक रूप से प्रदान करने के लिए किया था। प्रश्न संख्या 99 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया था। तो उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। ठीक है, ये 1992 से अब तक चली आ रही थी, लेकिन अब जो है परिवर्तित हो गया है। अगला है प्रश्न संख्या 100, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है यशपाल समिति 1993 में। अगला है प्रश्न संख्या 101, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। तो उत्तर है विश्व बैंक की सहायता से DPEP कार्यक्रम संचालित किए गए। प्रश्न संख्या 102 है, NCFTE 2009 क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 यह शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना है जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती है। प्रश्न संख्या 103 है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। तो संकुल प्रभारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम प्रधान होता है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष। अगला है प्रश्न संख्या 105, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण होता है उसका मतलब होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनमें से प्रत्येक बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देना है। ठीक है, आवश्यक शिक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, बच्चे को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना होता है। प्रश्न संख्या 106 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ित की पहचान, ठीक है, पहचान और जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है। प्रश्न संख्या 107 है, जनसाला कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो उत्तर है जनसाला कार्यक्रम भारत सरकार और 5 संयुक्त राष्ट्र UN एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। प्रश्न संख्या 108 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपगम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य की न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 109, पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटाना तथा अवरोधन का अभिप्राय किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में एक वर्ग से अधिक अवधि के लिए रोक लेना। अगला है प्रश्न संख्या 110, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो उत्तर है प्राच्य शिक्षा समर्थक परंपरागत भारतीयों
भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन किया जाए। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 111। बीईपी क्या है? तो बीईपी व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किए गए हैं। अगला है प्रश्न संख्या 112। बोर्ड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? 2023 में ये आए हुए प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, उस बोर्ड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिए गए। साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिए गए। देसी भाषा मतलब यही जो आम बोलचाल भाषा होती है। ठीक है, मातृभाषा जिसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 113 है, ब्रिज कोर्स क्या आशय है? तो ब्रिज कोर्स का आशय है एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने में मदद करने वाला कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 114 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। प्रश्न संख्या 115 है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? ठीक है, तो इसका आशय यह है साथियों कि जो मैकाले था वो जो है निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, उच्च वर्गों को शिक्षा देना था। उसका कार्य मतलब था कि उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए, निम्न वर्ग तक ऑटोमेटिक जो है वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उत्तर है कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। ठीक है, तो उच्च वर्गों को शिक्षा दिया जाता था, जो है उच्च वर्ग अपने निम्न वर्गों को शिक्षा देते थे। इस प्रकार से जो है उसको निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता था, छनाई का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 116, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। प्रश्न संख्या 117 है, डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चा का ठहराव। अगला है प्रश्न संख्या 118, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। ये जो है आया हुआ क्वेश्चन है, 2030 में पूछा गया है और 25 में भी ये आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो साथियों बार बार रिपीट होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो को आप लोग जो है पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 119 पर, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला, अर्थात वह कार्यक्रम जिनके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। प्रश्न संख्या 120 है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक जो है ग्राम शिक्षा सचिव होता है। प्रश्न संख्या 121 है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो बीआरसी का जो पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र है। प्रश्न संख्या 122 है, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। प्रश्न संख्या 124 है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। प्रश्न संख्या 125 है, यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? तो 1992 में जो है गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 126 है,
शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो जो है यह प्रस्तुत की गई थी 1993 ईस्वी में। अगला है प्रश्न संख्या 127। न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है? तो न्यूपा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, अवकाश प्राप्त IAS, ठीक है, IAS। अगला है प्रश्न संख्या 128। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जो है बताए गए हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 129। हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उनमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को इतिहास मिशनरियों को नहीं सौंपा। प्रश्न संख्या 130 है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन-कौन से अभिकरण हैं? तो उत्तर है NCERT, UGC, AICTE, NCTE आदि। प्रश्न संख्या 131 है। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका है? 2020 में ये पूछा भी गया है। तो उत्तर है विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 132। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में क्या-क्या सुधार किए थे, ठीक है। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसमें जो है लॉर्ड कर्जन ने क्या-क्या सुधार किया था, आइए जानते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा संबंधित निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला है प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी जो है सुधार किया जाए। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। तीसरा है क्षेत्रीय अवकाशों को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए एवं इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। चौथा है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं इसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। पांचवा है प्राथमिक स्तर की शिक्षा विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का भी जो है प्रयोग किया जाए। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 133। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 2020 में ये पूछा गया था। तो इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांग की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 134 है। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? तो उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था। अगला है प्रश्न संख्या 35। पूछा गया है कि स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न संख्या 136 है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो उत्तर है इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योग से
वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य था। अगला है प्रश्न संख्या 137। CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो माध्यमिक एवं उच्च। अगला है प्रश्न संख्या 138 है। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? तो 2 प्रकार के बोझ हो सकते हैं, ठीक है। एक भौतिक होता है, दूसरा मानसिक होता है। तो भौतिक वाला तो बंद किए जा रहा है साथियों, ठीक है। बिना बोझ के शिक्षा जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक भौतिक और दूसरा होता है मानसिक। तो यही जो है दोनों चलाने की बात कही गई है। जो पुस्तक वाला बोझ है उसको धीरे-धीरे से बंद किया जा रहा है, ठीक है, लागू किया जा रहा है। और अगला है प्रश्न संख्या 139। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में जो है न्यूपा का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 140 है। RTE का पूरा नाम क्या है? तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है। RTE पूछा गया है, RTI नहीं है। तो आई का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ई का मतलब एजुकेशन है, ठीक है, सॉरी। अगला है प्रश्न संख्या 141। वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में जो है वर्तमान शिक्षा को रखा गया है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों जो है नियम बना सकती है। प्रश्न संख्या 142 है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जो है 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 143 है। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1964 में जो है इसका गठन किया गया था, कोठारी आयोग का। प्रश्न संख्या 144 है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर DK कोठारी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को होता है। प्रश्न संख्या 146 है। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के 42वें संशोधन में। आइए प्रश्न संख्या 147 दिया गया है साथियों। पूछा गया है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम क्या है? तो ये जो है ये बात फ्रोबेल ने बोला है। प्रश्न संख्या 148 है। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो ये जो है ईश्वर सत्ता में आस्था नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 149 है। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? तो सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सुकरात। प्रश्न संख्या 150 है। प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृति को भौतिकवाद के नाम से भी जो है जाना जाता है। प्रश्न संख्या 151 है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किए? तो 1839 ईस्वी में जो है फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 152 है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न संख्या 153 है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो है इलाहाबाद प्रयागराज में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। अगला है प्रश्न संख्या 154। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 155 है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न संख्या 156 है। मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न संख्या 157 है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 158 है। राज्य परियोजना कार्यक्रम कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 159 है। सीमेट कहाँ है? तो सीमेट जो है इलाहाबाद में है। अगला है प्रश्न संख्या 160। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अगला हम लोग पार्ट 3 जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।